प्यारे परिषद, तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार हमारे धमाकेदार विज्ञान की कक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, सभी का इंतजार तो वैसे कर ही रहा हूं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। चलो, और फिर से एक बार आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से बीपीएससी टीआरई 4.0 में आने वाले हमारे विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको घुमा सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं। पर हम वो चीजें भाई साहब, हम गुमराह नहीं होने वाले हैं और हम टीचिंग परीक्षार्थी है। आज से सभी लोग खुद को क्या बोलेंगे? टीचिंग के परीक्षार्थी बोलेंगे, क्योंकि आप भाई साहब आज से ही उस तरिया में जुड़ने वाले हो जो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। वो क्या खास बात है, मैं वो बात आपके साथ शेयर करूंगा पर इन बिटवीन क्लास। ठीक है, सभी लोगों को आने दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आपको बता दूं, आज भी आपका जो आधुनिक भारत के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बच गए थे भाई साहब, वो भी क्वेश्चन आज सर लेने वाले हैं। आज भी आपका धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो सभी लोग जुड़ेंगे ठीक 2 बजे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की विज्ञान की कक्षा को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ जी बिल्कुल हुक्म का इक्का जी, बिल्कुल बिल्कुल हुक्म के इक्के ही रहेंगे हमारे क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी, सभी का स्वागत करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को एज ए होमवर्क दिया था, अगर मैं आपको सभी को याद आ रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका कॉपर। क्या रहेगा? कॉपर क्या रहेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक बीमारी, माने कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विल्सन ये डिसीज किस प्रकार का डिसीज, किस प्रकार का रोग है। तो ये एक प्रकार का अनुवांशिक माने कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हमें कौन सा डिसीज होने के चांसेस होते हैं जी? वो होता है आपका किडनी स्टोन। क्या होता है? किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। जो कौन से रूप में प्रेजेंट होते हैं आपके किडनी में? कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में होते हैं। कौन से? कैल्शियम ऑक्सलेट जो होते हैं उसके फॉर्म में होता है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए सोडियम की मात्रा या जो भी आयंस होते हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो आपने सुना होगा अक्सर कि ज्यादा नमक खाने से, ज्यादा नमक अगर आप खाओगे तो ऑब्वियसली आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है और उसके वजह से आगे जाकर हार्ट अटैक या जो हमारे हृदय के रोग होते हैं भाई साहब, वो होने के चांसेस होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से आपको बताऊंगा कि अगर कैल्शियम आपको ज्यादा आपके शरीर में बढ़ जाता है तो उसकी वजह हाइपोकैल्सीमिया या हाइपर कैल्सीमिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या है? हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है, जिसमें आपकी बोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वो ब्रिटल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ब्रिटल हो जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप हायर स्टडीज में और हायर स्टडीज में जाओगे तो भाई साहब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जी, बिल्कुल हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो होता है हाइपर कैल्सीमिया, और कम अगर मात्रा हो गई तो हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जेनेटिक डिसीज है और कौन से जीन्स को इफेक्ट करता है, तो भाई साहब यहाँ पे नाम भी लिखा दिया गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ATP7B, ATP7B नाम का एक जीन्स होता है हमारे क्रोमोसोम के अंदर, उसे इफेक्ट करता है जब हमारे शरीर में जो है कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है। और उसके वजह से जो है ये कॉपर ट्रांसपोर्ट होता है हमारे एक्सिटरी सिस्टम में। अगर वो ढंग से नहीं काम कर पाता है तो यहाँ पे आप आंखें देख पा रहे हो, देखो आंखों का रंग जो होता है, जो हमारी आइरिस होती है उसके रंग भी बदल जाते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। माने कि ये कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? यह हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, यह हमारे किडनी को अफेक्ट करता है, यह हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा। और उसी तरह से हमारे आईज और हमारा जो ब्रेन होता है, इन सभी तंत्रों को जो इफेक्ट करने वाला डिसीज है आपका विल्सन डिसीज। कौन सा है? विल्सन डिसीज। और अगर आपको पूछा जाता है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से ऑर्गन के ऊपर होता है, तो ये रहेगा आपका लीवर। कौन सा रहेगा? लीवर। क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो CAPF 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है पहले भी मैंने BPSC में जो पूछा गया था वो लिया था, अगर आपको याद आ रहा है। चलिए इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? कशेरुकियों में किस अंग की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? और उसी तरह से ये कौन सा रोल अदा करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का? तो वो ऑर्गन कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक। यहां पे एक शब्द जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। हमने पढ़े हैं कि ये जो लीवर होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा जी? आपका लीवर रहेगा। क्या रहेगा? लीवर रहेगा। सभी लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। और उसी तरह से ये स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? हम स्प्लीन माने कि प्लीहा को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। माने कि जो आरबीसी होते हैं इनकी क्या है जी भाई से? वो मशान भूमि है, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि वहां पर जाकर आरबीसी मर जाती है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन क्या करती है? जो मरी हुई आरबीसी है उनको अलग करती है, और जो जिंदा आरबीसी है वो फिर से आपके वेंस में चली जाएंगी। बराबर है। और ये मरी हुई आरबीसी जो है उनको तोड़ने का काम कौन करता है? चलिए सब लोग आंसर करेंगे। ये मरी हुई आरबीसी जो है इनमें से फिर क्या अलग किया जाता है? इनमें से फिर हीम अलग किया जाता है और ग्लोबिन अलग किया जाता है। ये हीम और ग्लोबिन अलग करने का काम कौन करेगा? ये काम करते हैं फिर से हमारा वाइटल ऑर्गन, जिसका नाम है लीवर। किसका है? लीवर। बहुत बढ़िया। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देंगे कि ये जो हमारी आरबीसी होती है इनका जीवन काल कितना होता है। इसके बारे में लास्ट टाइम हमने एक बार डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा है। आरबीसी, आरबीसी हिम का मतलब होता है लोहा जी, बिल्कुल लोहा। और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। बराबर है। तो कितनी लाइफ होती है? वो होती है लगभग 120 से लेकर 125 दिन जो है उनकी लाइफ होती है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो ये रहा हमारा लीवर, ये रहा हमारा लीवर। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं पूछता हूं। हमारे लीवर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बराबर है। फिर यहां पर आप देख पा रहे हो एक छोटा सा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, ये लीवर के दोनों पार्ट को जोड़कर रखने का काम कौन करता है? कोई बता सकता है क्या? एक पतली लेयर होती है इसके ऊपर, एक पतली लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्लिसन्स, ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है। ये ग्लिसन कैप्सूल क्या करती है जी? हमारे लीवर को एक साथ जोड़कर रखने का काम करती है। और उसी तरह से लीवर एक प्रकार का डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, और उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लीवर का जो रंग होता है वो अक्सर आपको रेड ब्राउन कलर में नजर आता है। वो किसके लिए? क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है जी? आयरन को स्टोर किया जाता है, लोहा होता है। और उसी तरह से लीवर कौन से विटामिन को स्टोर करता है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक एक विटामिन का नाम लिखेंगे सभी लोग। हमारा लीवर कौन से विटामिन को स्टोर करता है? कौन से विटामिन को जमा करता है? कौन कौन से रहेंगे? ए रहेगा, के रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा। एक और विटामिन है, चलो बताएंगे सभी लोग। एक और विटामिन छूट रहा है, उस विटामिन का नाम क्या है? एक और विटामिन छूट रहा है, उस विटामिन का नाम है, उसका नाम है आपका B12। उसका नाम क्या है? B12। कौन सा नाम है? B12। ये चारों के चारों विटामिन ये फैट माने कि वसा में घुलनशील होता है, पर ये जो विटामिन होता है ये वाटर सोलुबल होता है जी। कैसे होता है? वाटर सोलुबल होता है। और वाटर सोलुबल होने के बावजूद भी हमारे लीवर में स्टोर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये विटामिन B12 जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका केमिकल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही आपकी कोशिका में पाए जाने वाली अंतद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे ईआर बोला जाता है, अंतद्रव्य जालिका। हमारे कोशिकाओं के अंदर दो प्रकार की अंतद्रव्य जालिका होती है। एक होती है जिसे बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माने कि इसे बोलेंगे हम खुरदुरे, खुरदुरे अंतद्रव्य जालिका। और दूसरा होता है ये वाला जो नजर आ रहा है, ये है हमारी स्मूथ माने कि चिकनी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दोनों का कार्य अलग अलग होता है। अब यहां पर मैं बात करता हूं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरे अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, इसके ऊपर जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉट, बता है कोई बता सकता है ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्या देते हैं? ये है आपके राइबोसोम्स है जी। क्या है जी? राइबोसोम्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? ये करते हैं आपके प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री इसे बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम हमारी कोशिका में कहां मिलते हैं, राइबोसोम हमारी कोशिका में कहां मिलते, तो इसका आंसर क्या करोगे? सबसे पहला आपका आंसर रहेगा कि ये होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और साइटोप्लाज्म में भी किसके ऊपर रहेंगे? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम खुरदुरे अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, इनके ऊपर आपको राइबोसोम मिलेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, मुझे पता है आप सभी को पता है, अगर मैं यूकैरियोटिक्स की बात करता हूं और मान लीजिए मैं प्रोकैरियोटिक्स की बात करता हूं, तो इनके अंदर कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ये आप सभी के लिए अभी का जो रैपिड फायर क्वेश्चन है, ये अभी के अभी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है? ये कभी भी पूछा जा सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसे रिवाइज करते रहेंगे, कोई नहीं भूलेगा। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक्स में कौन सा होता है जी? 80s होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में होता है आपका 70s होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2022 से पूछा गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप सभी लोग, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो जी, और इसी तरह से अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो भाई साहब बड़ी बड़ी सेशन जो है आपके लिए हम लेते रहेंगे जी। बहुत बढ़िया। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फैट जो होता है हमारे मानव शरीर में, वो उसका भंडारण कहां पर किया जाता है? एडिपोस टिश्यू, रेड ब्लड सेल्स, मसल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है एडिपोस टिश्यू। हम इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? वसा के ऊतक भी बोलते हैं, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और तो एक बात मुझे बताइए, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो कौन कौन से रूप में जो स्टोर किया जाता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसके लिए मदद करने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम है आपका इंसुलिन। क्या नाम है जी? इंसुलिन जो है ये मदद करता है कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है जो हमारे ब्लड में बहते रहता है, इसे जनरली 3 जगह पे स्टोर किया जाता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण है वो हो लीवर के अंदर, दूसरा होता है वो होते हैं आपके एडिपोस टिश्यू। कौन होते हैं जी? आपकी एडिपोस टिश्यू होते हैं। और तीसरा जो होता है वो आपके होते हैं मसल टिश्यू। क्या होते हैं? मसल टिश्यू होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाता है लीवर में जो हमारा अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो कौन से रूप में स्टोर किया जाता है, तो उसका आंसर सभी लोग लिखेंगे वो किया जाता है आपके ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है, जिसे हम बहुलक शर्करा बोलते हैं। बराबर है? और वही अगर मैं बोलूंगा एडिपोस टिश्यू में कौन से रूप में स्टोर किया जाता है? ये स्टोर किया जाता है आपके फैट, माने कि वसा के रूप में स्टोर किया जाता है। और जो मसल टिश्यू होते हैं उनके अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है जी? क्लियर हो गया? इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी को पूछता हूं, देखते कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। अगर मैंने आपको पूछा जो कवक होते हैं, माने कि जो फंगी होते हैं, वो अपना खाना कौन से रूप में जमा करके रखते हैं? चलो सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे जी। कवक जो होते हैं वो अपना खाना कौन से रूप में स्टोर करके रखते हैं? वो भी होता है भाई साहब आपका, लिख लो, लिख लो, ग्लाइकोजन। कौन से रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर करते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? और हाँ, इसमें एक और बात आपके साथ शेयर तो की नहीं मैंने। एडिपोस टिश्यू जो है भाई साहब बड़े काम की चीज है ना? और एक बात मुझे बताना है कि हमारा जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस आप सभी को पता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर भी ऑर्डर जमाता है। और इसीलिए इस हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही हाइपोथैलेमस जो होता है इसको ऑर्डर
एक प्रकार का हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है हमारे एडिपोज टिश्यू द्वारा, जिसे हम हंगर हार्मोन बोलते हैं, भूख वाला हार्मोन बोलते हैं। भाई साहब कितने लोगों को भूख लगी है जी? भाई साहब सुनकर ही मुझे भूख लगी है ना, हाय हाय। हाँ, तो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है आपका लेप्टिन। कौन सा होता है? लेप्टिन। तो एक बात ओके, एक बात याद रखिएगा, ये लेप्टिन जो है भाई साहब, ये क्या करता है? इसे बोला जाता है ये भूख मारने वाला हार्मोन है। कौन सा है? भूख मारने वाला हार्मोन है। ये आपको ध्यान में रखना है, भूख मारने वाला हार्मोन। क्यों होता है? क्योंकि जब कभी भी एडिपोज टिश्यू ये महसूस कर लेते हैं, महसूस कर लेते कि अभी हो गया, अभी मैं और खा नहीं सकता हूं, तो उस टाइम पे एडिपोज टिश्यू लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें भूख, माने कि एक संतुष्टि हार्मोन जिसे बोलेंगे, हम संतुष्ट हो गए भाई साहब अभी मैं नहीं खा सकता हूं। और उसी तरह से सभी लोग जो है, भूख का हार्मोन कौन सा है? भूख का हार्मोन किसे बोला जाता है? सभी लोग इसका भी जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसका नाम क्या है जी? क्या नाम रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, उसका नाम रहेगा घ्रेलिन। उसका नाम क्या रहेगा? घ्रेलिन रहेगा। घ्रेलिन ये जो हार्मोन है भाई साहब, ये होता है जिसे बोलेंगे हम भूख हार्मोन। क्या बोलेंगे? भूख हार्मोन। क्लियर है? क्लियर है? बहुत 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 बढ़िया। चलो, और सभी लोग मुझे यह भी बता देंगे कि ये ग्रीलिन नाम का हार्मोन जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ग्रेलिन नाम का हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये रिलीज किया जाता है हमारे स्टमक के द्वारा। स्टमक माने कि जिसे बोलेंगे हम पेट, पेट बोलेंगे। और इसी पेट का एक हिस्सा होता है सबसे ऊपर वाला, जिसे बोलते हैं हम फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और इसी फंडस में PD1 नाम की कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ कोशिकाओं का संघ होता है जो आपका घ्रेलिन बनाता है जी। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सब लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए बताइए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और उसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे बोला गया है कि वायु में मैग्नीशियम रिबन के जलने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि हमें किसे जलना है? हमें जलाना है मैग्नीशियम को जलाना है। और मैग्नीशियम क्या है जी? एक प्रकार का धातु है। क्या है? एक प्रकार का धातु है, आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे आप सभी को पता है कि जलाना का मतलब क्या है? जलाने का मतलब क्या है? जलाना, जलाने का मतलब जलाने नहीं होता है जी, वो तो जलाना होता है। जलाना का मतलब, जलाना का मतलब क्या है? मतलब क्या है? उसका ऑक्सीडेशन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसे हम कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। बराबर है। तो एक बात मुझे बताइए, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बिल्कुल सही बात बोले आपने, ठीक है जी, बिल्कुल। और उसी तरह से इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन जी, बिल्कुल सही बात बोले आपने। और उसी तरह से हीट एंड लाइट आर द प्रोड्यूस, ये भी बात सही है आपके। तो आंसर क्या रहना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। तो एक बात मुझे बताइए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैंने पानी में डाल दिया तो बताओ भाई साहब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भाई साहब MgOH ट्वाइस मिलेगा, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है भाई साहब, इसका पीएच मान कितना रहेगा? 7 से कम रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा, एसिडिक रहेगा, कि भाई साहब ये क्षारीय रहेगा? चलिए जी, क्या रहेगा जी? इसे क्या बोलेंगे? ये होता है आपका बेसिक नेचर का होता है। और इसी का पीएच कितना होता है? चलिए जी, बहुत बढ़िया लिखेंगे। इसका होता है लगभग 10.5 10.3 के आसपास होता है, जो हमने पहले बढ़ चुके हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं जी? भैंसनी का दूध है भाई। ये कौन से भैंसनिया है? उस भैंसनिया का नाम क्या है जी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने फिर से एक बार रिवाइज किया है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में आ सकता है। तो चलो बताओ सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारक बनती है? तो इसका आंसर
क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर कर दिया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। क्या रहेगा? ऑक्सीजन। और क्या होता है इसमें, एक बात होती है कि जो भी खाद्य उत्पाद होते हैं, खाद्य उत्पाद होते हैं, उसमें होता है वसा। क्या होता है? वसा, माने कि होता है फैट। और फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके वजह से इसमें जो है दुर्गंध पैदा होती है। क्या होती है? दुर्गंध पैदा होती है। और उसी दुर्गंध को हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, या बोलते हैं रैंसिडिटी बोलते हैं। और उसी तरह से अगर इसे बचाना है तो चिप्स के पॉकेट हो गए, बाकी चीजों के, उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैलोजन? हैलोजन ग्रुप आप सभी को पता है, हमने पेरियोडिक टेबल में पढ़े हैं। अगर मैं पेरियोडिक टेबल माने कि आवर्त सारणी की बात करता हूं, तो 70 नंबर का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हम हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। और जितने भी सर्वाधिक जो अधातु होते हैं, अधातु जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये बिलोंग करते हैं कौन से ग्रुप से? वो बिलोंग करते हैं आपके हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और उसी का एक एग्जांपल है, वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन ये सभी अधातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील है, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें अगर बात करूंगा तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी आपके हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्लिसरीन। क्या है जी? ग्लिसरीन जो है भाई साहब आपका सही उत्तर रहेगा। और इसके लिए मैंने आपको एक जो है ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद आ रहा है। वो ट्रिक किस प्रकार की है? चलो, ये रहा आपका पेरियोडिक टेबल, ये रहा आपका पेरियोडिक टेबल। और सभी लोग जो है इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर ये 17 नंबर का ग्रुप आपको नजर आ रहा है, तो जो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या आपको याद आ रहा है? मैंने ट्रिक बताई थी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ये है उसे याद करने की ट्रिक, हैलोजन ग्रुप को याद करने की ट्रिक। और इसमें जो हैलोजन ग्रुप आपको नजर आ रहा है, इन्हीं ग्रुप में जो मौजूद तत्व है, इसके वजह से हो रहे भाई साहब ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन का कारण जो है, सबसे ज्यादा कारक जो है, यही गैसेस है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज यूनिटलेस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर कर पाते हैं। और मुझे पता है यहां पर जो है कुछ लोग जो है शायद घूम जाए इस क्वेश्चन को देखकर। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा जी? बिल्कुल, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। बराबर है। चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया जी। सभी लोग इसका आंसर कर रहे हैं। विशिष्ट गुरुत्व माने कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, ये इसका सही उत्तर रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस बोला गया है। अगर मान लीजिए डायमेंशन लेस अगर पूछा जाता है, डायमेंशन लेस अगर पूछा जाता है, तो उसका आंसर आप क्या करोगे? उसमें आपका कोणीय वेग, नहीं एंगुलर वेलोसिटी कैसे रहेगी जी? ये तो नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? डायमेंशन अगर पूछा जाता है, उसका भी आंसर क्या रहेगा? आपका विशिष्ट गुरुत्व माने कि स्पेसिफिक डेंसिटी ही रहेगी जी, बिल्कुल ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता क्या है। इसे विशिष्ट गुरुत्व इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक, इसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं जी? रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पेसिफिक गुरुत्व माने कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी जो है, दोनों भी सेम टर्म है, उनमें कोई भी अंतर नहीं, बस एक ही क्या बोलेंगे, कॉइन के दो पहलू है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? वस्तु का घनत्व डिवाइड बाय द्रव का घनत्व बोला जाता है। और यहाँ पे द्रव जो होता है भाई साहब, ये लिया जाता है आपका वाटर। क्या लिया जाता है? वाटर, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। कितना हो? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। और इस पर वाटर की घनता सर्वाधिक होती है, पानी की घनता सर्वाधिक होती है। वो कितनी होती है? वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का घनत्व कितना होता है? वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी में इसे लिया जाता है। क्लियर है जी? 100 किलोमीटर। दीपा जी क्या है ये? चलो, और कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली यूनिटलेस होती है।
जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने बता दिया, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी भाई साहब साथ में आ गई है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कि जो अपवर्तन सूचकांक होता है ये भी यूनिटलेस होता है, माने कि इनकी कोई भी इकाई नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेन, जिसे हम विकृति बोलते हैं, ये भी आपकी यूनिटलेस होती है। और उसके बाद आता है एक और टर्म जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता बोली जाती है। ये सभी के सभी जो इकाई है ये हमारे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और याद रखना है आपको कि ये सभी के सभी जो इकाई मैंने यहाँ पे लिखी है, टर्म्स लिखे, इनकी इकाई नहीं होती है। ये सभी के सभी कैसे होते हैं जी, यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। जो 5 बजे का क्लास कर रहा है उनको लगभग इकाइयां याद हो गई है, क्योंकि डेली में आरआरबी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है उनकी रिवीजन में कर रहा हूं, वो 5 बजे वाली जो क्लास होती है वहां पर जो लोग 5 बजे का क्लास करते हैं इन क्वेश्चन को वो आसानी से फोड़ देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहता है। वह मात्रा कौन सी है जिसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका विकृति माने की स्ट्रेन रहेगा। सभी लोग डेंसिटी की इकाई लिख देंगे केजी पर मीटर क्यूब। मैं अगर बात करता हूं मोमेंटम की माने कि संवेग, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैं अगर बात करता हूं कार्य की माने कि वर्क की, इसकी इकाई रहेगी आपकी जूल रहेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयां बल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल माने की होता है आपका फोर्स, बल माने की होता है आपका फोर्स। और यहाँ पे 90% लोग जो है भाई साहब गलतियां करने वाले हैं। ये चैलेंज है आप सभी को, देखते हैं कितने लोग जो सही उत्तर कर पाते। चलिए जी फास्ट आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, कौन से है, न्यूटन ऐसा यूनिट है, डाइन ये सीजीएस यूनिट है, तो आंसर उस तरह से ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान कि ये भी आपका सही उत्तर है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही उत्तर रहेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी आपकी बल की ही इकाई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयां ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। चलो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बस मैंने एक ऑप्शन वहां पे जो है इंक्लूड कर दिया। चलो बताओ आंसर, सभी लोग चेक करेंगे। जूल जी बिल्कुल सही है, ऊर्जा की इकाई है। उसके बाद कैलोरी किसकी इकाई है जी, कैलोरी की है, ये भी आपकी ऊर्जा की ही इकाई है। किसकी है, ऊर्जा की ही इकाई है। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं उनकी ऊर्जा अगर गिननी है तो वो गिनी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें गिनी जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिनी जाती है। तो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरीज ये तीनों के तीनों इकाइयां जो है आपकी ऊर्जा की होती है। तो आंसर फिर से क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, चलो इसका आंसर कर देंगे, देखते हैं अभी कौन इसका सही उत्तर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसआई यूनिट, यहां पे बोला गया है कि निम्न में से कौन सी इकाइयां एसआई प्रणाली है जी। चलो बताओ इसका आंसर। जूले नहीं होता है जी, जूल होता है, जूली जूली बोल दोगे नहीं तो बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए। कितने लाइक हुए भाई साहब, देखो तो सही, लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। कोई ई बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। सिर्फ 550 लाइक हुए हैं और यहाँ पे लगभग 1100 के आसपास बच्चे हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई साहब लाइक कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, एसआई प्रणाली क्या रहेगा, सेकंड, ये समय को गिनने के लिए एसआई इकाई है। अगर मैं केल्विन की बात करता हूं, ये तापमान को गिनने के लिए एसआई इकाई है। ग्राम नहीं है, लीटर भी नहीं है, तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई ही आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई ही आएगा। यहाँ पे नहीं ऐसा पूछा गया है कि किसकी इकाई है, ना ना, इसमें पूछा गया सिर्फ एसआई प्रणाली में
किसकी इकाई रहेगी? तो सेकंड को, समय को गिना जाता है सेकंड में, और तापमान को एसआई इकाई क्या है? केल्विन है, आपको पता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बताएंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं एसआई इकाई की बात करता हूं तो सभी लोग मुझे द्रव्यमान की एसआई इकाई बताएंगे। और उसके साथ साथ में अगर भार की बात करता हूं, भार माने की होता है वेट, इसकी भी एसआई इकाई क्या होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने लोग जो सही उत्तर कर पाते हैं, इसका बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। तो द्रव्यमान माने कि मास को गिना जाता है आपका किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। और ये ग्राम यहां पर जो लिखा है वो सीजीएस यूनिट है, बराबर है। उसके बाद अगर मैं वेट की माने कि भार की बात करूंगा तो इसकी इकाई रहेगी आपकी न्यूटन रहेगी जी। क्या रहेगी? न्यूटन रहेगी, आपको ध्यान में रखना है। ओके, भार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट, बहुत बढ़िया। 1100 के आसपास बच्चे आ गए हैं, सिर्फ 700 के आसपास ही लाइक हुए हैं। तो धड़ाधड़ लाइक की गोलियां दबा देंगे भाई साहब, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलो तुरंत हमारे 1000 लाइक होने चाहिए अभी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी है जी? 2 है। न्यूट्रॉन कितने हैं जी? 2 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? इलेक्ट्रॉन भी 2 है भाई साहब। तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी रहेगी? माने कि पूछा गया आपको एटॉमिक वेट पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी? 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये एटॉमिक वेट जो 4 आया है ये कौन से एलिमेंट का है, ये कौन से मूलभूत तत्व का है, कौन से मूलभूत तत्व का है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलो 4 किसका है इसके बारे में हमने पढ़े हैं, हमें पता है ये किसका रहेगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये किसका है? हाँ, अभी आंसर आ रहे हैं। मैंने बोला है कि एटॉमिक वेट 4 किसका होता है जी। बहुत बढ़िया, आंसर आ रही। इसका आंसर रहेगा आपका हीलियम। क्या रहेगा जी? हीलियम जो तत्व होता है भाई साहब, इसका कितना होता है? ये 4 एटॉमिक वेट होता है। जो उसी तरह से प्रोटॉन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है? प्रोटॉन का कौन सा, सॉरी, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ऐसा कोई आइसोटोप है क्या? आइसोटोप माने कि समस्थानिक है क्या, कि जिसका एटॉमिक वेट 4 है? चलो बताओगे, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसका ये एटॉमिक वेट माने कि परमाणु द्रव्यमान जिसे बोलते हैं वो 4 है? कोई बता सकता है? देखते हैं कितने लोग जो इसका उत्तर कर पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो इसका आंसर रहेगा कोई नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा? कोई नहीं। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। यहां पे सभी लोगों ने गलत कर दिया है, तो यहां पे कुछ ही लोगों ने सही उत्तर किया है। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है हमारे पास ट्रिटियम। मैं अगर प्रोटियम की बात करता हूं तो प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन होता है और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैं ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करता हूं, ड्यूटेरियम में केंद्र में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमता है। मैं ट्रिटियम की अगर मैं बात करता हूं तो केंद्र में एक प्रोटॉन, उसके बाद 2 न्यूट्रॉन रहेंगे और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो वो घूमते रहेगा। तो एक बात मुझे बताओ, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1। इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। और इसका कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 4 कौन सा आ गया है? क्या नहीं है? क्लियर है? याद रहेगा? चलो याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। कार्बन की परमाणु संख्या अगर 6 है, ये हमारे बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताएंगे, कार्बन की परमाणु संख्या अगर 6 है तो ये क्या दर्शाता है? लाइक शेयर कमेंट होते रहना चाहिए।
750 के आसपास लाइक हो चुके हैं, अभी भी 1000 लाइक नहीं हुए हैं। ठीक है, हर बार हम 1500 लाइक का टारगेट रखते हैं, पर हम लैग कर रहे हैं। ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे जी। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, और उसी तरह से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो इससे अच्छा और कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अगर परमाणु संख्या अगर 6 है, माने कि अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपके प्रोटॉन की संख्या। क्या दर्शाता है? प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। तो ऑब्वियस हमने ये भी पढ़े हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ये परमाणु संख्या क्या दर्शाता है? आपकी प्रोटॉन की संख्या तो दर्शा ही रहा है, और उसी तरह से ये भी दर्शाता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 6 है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि ये दोनों भी सही है। ये दोनों भी सही है, आपके ध्यान में आ गया होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आगे जाकर आने के चांसेस बने हैं। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इफ एन एटम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11, माने कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोला गया है। एटॉमिक नंबर माने कि परमाणु संख्या बोली गई है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें दिया है 11। मास नंबर माने कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो इनकी संख्या दी है गया हमें 23। तो यहाँ पे बोला गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? एकदम इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? इसमें से इसे माइनस कर दो। माने कि हमें क्या करना है? एटॉमिक वेट से हमें एटॉमिक नंबर माइनस करना है। माने कि 23 से हमें 11 माइनस करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा जी। कितना आएगा? 12। और एक बात पूछूं, एक बात मुझे बताइए, यहां पे प्रोटॉन की संख्या आपको 11 नजर आ रही है। कितनी है? 11 है। बराबर है, 11 नजर आ रही है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आ गई आपकी 12। तो ये बात मुझे बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए आंसर जल्दी से। चलिए, तो 12 क्या आ गया हमारा? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी जी? वो कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 11। कितनी रहेगी? 11 रहेगी। बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? भारी पानी वह पानी होता है, हेवी वाटर वो वाटर होता है। भाई साहब इसका मतलब क्या है? भारी पानी का आपको मतलब पूछा गया। सीधी सी बात है, कब पूछा गया है क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बीपीएससी 1996 में पूछा गया, शायद आपका जन्म भी नहीं होगा उस टाइम पे। चलो एक बात मुझे बताओ, 1996 के पहले या उस साल कौन कौन जन्म लिए थे भाई साहब, और उनके बाद किन किन लोगों ने जन्म लिया? तो एक बात मुझे बताएंगे, ऐसे कितने लोग हैं अभी क्लास कर रहे जिनके जन्म के पहले का ये क्वेश्चन है? आप बताओ भाई साहब, कितने पुराने भी क्वेश्चन ले रहा हो? नए क्वेश्चन तो हमने खत्म कर ही लिए है, अब पुराने क्वेश्चन भी हमें कवर करने हैं जी। क्या बात है, या तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जी। क्या बात है, जन्म के बाद का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या आएगा? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेता है, उसे हम भारी पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी पानी, माने कि जिसे बोलते हैं हम हेवी वाटर। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर, जिसका फार्मूला क्या है जी? D2O। क्या फार्मूला है? D2O। और ये डी का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। और इस ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होती है। आपको ध्यान में रखना है कितनी होती है? एक होती है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या अगर 11 है, तो द्रव्यमान संख्या अगर 23 है, तो उसमें न्यूट्रॉन, ये तो अभी क्वेश्चन हुआ है हमारा। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था? 12 आया था जी। क्या आया था? 12 आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए जी, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। सबसे अधिक प्योर कार्बन का रूप कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इसका आंसर क्या रहेगा। और एक मैं बात में आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपको सच में बीपीएससी में अगर इस बार शिक्षक बनना है, चलो
एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे, देते कितने लोगों में जोश है कि कौन कौन यहां पर है ऐसा जो 2025 में खुद को शिक्षक साबित करना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, शिक्षक साबित करना चाहता है उन लोगों को जो हमेशा उनको ताने मारते हैं, जो हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको क्या करना है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको क्या करना है। शिक्षक बनने के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए बस हमारे पास 3R का फार्मूला है, हमारे पास 3R का फार्मूला है। और वो फार्मूला, ये 3R सभी को पता है क्या? कितने लोगों को ये 3R के बारे में पता है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3R का मतलब होता है, पहला R जो है इसका मतलब है आपका रिवीजन, REVISION। दूसरा R जो है इसका भी मतलब रिवीजन है, और तीसरा R जो है इसका भी मतलब आपका रिवीजन ही है। जो रिवीजन 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 और उसके साथ जो टेस्ट सॉल्व करेगा भाई साहब, वही इसी साल शिक्षक कहलाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। और वही काम टीचिंग परीक्षा आपके लिए कई सालों से कर रही है, और इसी के वजह से बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम में पूरे भारत में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला पूरे भारत में एक लौता चैनल जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा, जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा, जहां पर 29,000 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अभी भी काउंटिंग शुरू है, ये डेटा रॉ नहीं है, ये बच्चों के द्वारा बताया गया नंबर है भाई साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के लिए आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए हम हमेशा वॉर मोड में रखते हैं, युद्ध स्तर की तैयारी आपको करवाते हैं। हर बार टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो। और यही नहीं, टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 10 में आते तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो जनवरी मंथ में जो हमारा वॉर हुआ था, जो हमारी टेस्ट हुई थे 30 डेज चैलेंज, किन किन लोगों ने एक्सेप्ट किया था? यहाँ पे बहुत सारे लोग होते जिन्होंने ये 30 डेज कंटिन्यूअसली डेली जो है उन्होंने टेस्ट दिया होगा, और उनकी पढ़ाई देखिए अब उस लेवल की हो चुकी कि हर क्वेश्चन को फोड़ पा रहे। उसी तरह की तैयारी अगर आपको करनी है तो आज ही आप ये जो है बैच परचेस कर लो, और इसी बैच के साथ आपको जो है भाई साहब एक सरप्राइज टेस्ट भी मिलेगा। सॉरी, क्या रहेगा? आपका टेस्ट रहेगा, आपके डेली टेस्ट हो गए 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, माने कि आपकी कितनी टेस्ट होगी? 30 टेस्ट होगी, और हर टेस्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और उसी तरह से जो आखिरी का जो 31 मार्च रहेगा, यहां पे आपका एक मेगा टेस्ट होगा, और इस मेगा टेस्ट में जो टॉप 10 में आएंगे भाई साहब उनको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि केवल आपको हम प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, तो आपकी सहायता के लिए जो भी बन पाता है वो सभी चीजें भी आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही है टीचिंग परीक्षा, जो हमेशा बच्चों के हित के काम करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये वॉर मोड आपको नहीं खरीदना है, क्लियर है? बस आप ये जो डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर आज ही कोर्स परचेस कर लो, इसके साथ आपको वो फ्री में मिल जाएगा, आपके इसमें डाल दिया जाएगा, जो आपको 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये 30 डेज चैलेंज जो है आपको एक्सेप्ट करना है। कौन एक्सेप्ट करना चाहता है? चलो बताओ। जो एक्सेप्ट करेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि सर हम आने वाले। ठीक है जी, क्लियर है? वही तो बोल रहा हूं, वो तो सरप्राइज है ना, वो मेंढक भी चाहता है कि आपको कुछ ना कुछ मिले, तो यही मेंढक ना बनो, ठीक है? इंसान बनो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जी। चलो, इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिए सभी ने। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका एंथ्रासाइड। क्या रहेगा? एंथ्रासाइड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और हमने पढ़े हैं कि अगर मैं कोयले की बात करता हूं, कोयले में सबसे शुद्ध अगर कोई कार्बन का रूप होगा वो एंथ्रासाइड, जिसमें 90% आपको कार्बन मिलेगा, और सबसे कम वाला होता है आपका लिग्नाइट, और एक इससे भी कम होता है आपको, जिसे बोलेंगे हम पीट। ठीक है? इनमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। क्लियर है? और एक बात मुझे बताएंगे कि ये जो कोयला बना है ये किससे बना है? ये कोयला बना है, किससे बना है? जो बड़े बड़े वृक्ष थे, जो बड़े बड़े पेड़ और प्लांट थे भाई साहब, जो हजारों सालों पहले जमीन के अंदर धंस गए किसी कारण के वजह से, और वही उनका जो कार्बन वाला रूप है उसे हम क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं, कोल बोलते हैं। क्लियर है?
चलो जी आगे बढ़ेंगे। चलो ये हमने पढ़ लिया है, हमने देख लिया। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो बताओ। बहुत अर्णव जी, उसे जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, पर वो जीवाश्म किसके है? वो पेड़ों के है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लिवर? एकदम सिंपल सा आंसर है इसका, और मुझे पता है कि हर कोई इसका आंसर कर देगा जी, हर कोई इसका आंसर कर देगा। इसका आंसर क्या रहेगा? भाई साहब आप सभी ने गलती कर ली, फिर से एक बार जो है आप धोखा खा गए बीपीएससी के क्वेश्चन से। और मैं बार बार बोलता हूं कि इस लेवल के क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग परीक्षा पे ही मिलेंगे। सभी लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है? जी बिल्कुल करता है। क्या वो बाइल का प्रोडक्शन करता है? जी बिल्कुल करता है। क्या वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है? बिल्कुल करता है। क्या रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर करता है? जी भलाई ये नहीं करता होगा, भलाई ये नहीं करता होगा। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए बताओ? ये आप पे होना चाहिए आपका मोर ध्यान बना बाबा। खा गए ना धोखा, हो गए ना मोए मोए, ठीक है? हो गए क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई साहब। नहीं, इसका सर क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ओके ओके, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। चलो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर कर दो, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? सिंपल है, ब्लू। क्या रहेगा? ब्लू। अगर पूछा जाता है विच ऑफ द लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम हैज द हाईएस्ट एनर्जी, तो इसका उत्तर क्या करोगे? माने कि जो सदृश्य प्रकाश है, जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं, आप सभी को पता है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहना चाहिए? ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर यही है, ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर यही है। तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहना चाहिए? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका वॉयलेट चाहिए। क्या चाहिए? वॉयलेट चाहिए। सभी को समझ में आ गया है? सभी को समझ में आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। समुद्र में अधिकांश अधिकांश ज्वार और भाटा जो आता है उसका कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड्स इन द ओशियन? यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी कॉज पूछा गया है, माने कि मुख्य तौर पर कौन सा कारण है। चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, या पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पे प्रमुख तौर पर अधिकांश बोला गया है, अधिकांश इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई साहब। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर आया है। और ये हमारे 9 to 10 के क्लास में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। मान लीजिए यहाँ पे अधिकांश ये शब्द अगर नहीं होता, यहाँ पे प्राइमरी ये शब्द अगर नहीं होता, तो उस टाइम पे आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? एक से अधिक। क्या आएगा? एक से अधिक आएगा, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का दोनों का भी जो प्रभाव है, उसके वजह से जो हाई टाइड्स आते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे अगर अधिकांश ये शब्द नहीं होता तो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं, सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है। यह हमारी धरती माँ है, हमारी धरती माँ, और धरती के ऊपर का ये जलाशय है, बराबर है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि धरती के ऊपर पानी की मात्रा कितनी है जी, पानी का परसेंटेज कितना है। और उसी तरह से ये जो भूमि है, जो भूमि माने की जमीन है, उसका परसेंटेज कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर लेंगे। तो ये पानी जो होता है भाई साहब, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है कि वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मैं अगर कोई बाल भी उखाड़ कर मैं अगर ऐसे फेंक दूंगा तो भाई साहब वो धरती की तरफ ही जाएगा।
कोई मान लीजिए भाई साहब किसी की आंख गिर गई, वो भी धरती की तरफ जाएगी। मैं अगर मान लिया चश्मा गिर गया, ये भी धरती की तरफ जाएगा। वायुमंडल में उड़ने वाली जो धूल होती है वो भी धरती की तरफ ही जाती है। माने कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसी की सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल इस पानी के ऊपर भी एक्ट हो रहा है। और इसी के वजह से जब चंद्रमा जब पृथ्वी के पास आ जाता है तो उस केस में चंद्रमा जो है धरती के पानी के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और उसी के वजह से चंद्रमा के विशेष रूप से लगने वाला ये जो बल होता है उसकी वजह से आपको हाई टाइड माने कि ज्वार देखने को मिलते हैं। जहां पे पानी की जो ऊंचाई है वो बढ़ गई उसे बोलेंगे हाई टाइड्स माने कि ज्वार बोलेंगे, और जहां पे भाई साहब पानी की मात्रा कम हो गई उसे हम भाटा माने कि लो टाइड्स बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर हो गया? और उसी तरह से जब कभी भी अपना सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तो इस एक ही रेखा में आने के बाद ये जो हाई टाइड्स उठे ना, इनकी सबसे ज्यादा मात्रा होती है, सबसे ज्यादा लेवल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस समय सूर्य से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों भी एक ही दिशा में होते हैं और दोनों भी मिलकर पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसके ऊपर जो है आपको सभी को पता है, ये फिगर भी आप देख पा रहे हो। ये इंसान देखिए भाई साहब पहले जो है बिना पानी में था, पर जैसे हाई टाइड्स आ जाते देखो पानी की लेवल जो है कितनी सारी बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं हम ज्वार। इसे क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यही कारण नहीं है जी, एक और भी कारण है, क्योंकि हमने पढ़े है कि हमारे पृथ्वी जो है वो कंटिन्यूसली घूमती रहती है ना। हमारे पृथ्वी जो है कंटिन्यूसली गोल गोल घूम रही है, और उसी घूमने के वजह से पृथ्वी के बाहरी और एक बल एक्ट हो रहा है, वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी टाइड्स बड़ी बड़ी उठती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इतने सारे कारण है जो हमारे धरती के ऊपर जो जलाशय है उसके ज्वार और भाटे के लिए सबसे ज्यादा रीजन होता है। क्लियर है? चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? What is the main source of energy in a deep sea water? यहां पे बोला गया है जो गहरे सागर होते हैं उनमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। और यहां का मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर गलत करने वाले, 99% आंसर जो है यहां पे गलत आएगी, मुझे पता है। देखते हैं क्या बात है। बहुत सही उत्तर कर रहे हैं। चलो जी, आप 1000 लाइक अभी हमारे पूरे होने वाले हैं, जल्दी से ही एक बार ठोक देंगे सभी लोग लाइक। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर रहेगा आपका हाइड्रोथर्मल वेंट। कितने लोगों ने तुक्का मारा? कितने लोगों ने तुक्का मारा है भाई साहब? मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने जो सी बोला है ना, उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि सूरज की किरणें तो पहुंचेंगे नहीं, हाइड्रो पावर तो वो तो होती है भाई साहब, लहरें होती है। बचा क्या है जी? बचा है भाई साहब आपका ये अलग लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता है आपने तुक्का मारा, पर ये आपने तुक्का लगाना मतलब ये भी एक आपकी क्वालिटी है भाई साहब। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बिना सोचे समझे आपने आंसर नहीं दिया, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। तो हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सभी लोग इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए हाइड्रोथर्मल वेंट होते क्या है, आप सभी को पता है कि सागर जो होते हैं भाई साहब, जो गहरे होते हैं उनके बीच की दूरी और जो हमारे उनके नीचे जो लावा होता है उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। और उसी के वजह से ये जो लावा आपको नजर आ रहा है, यहां से कोई ऐसी क्रैक पैदा हो जाती है जो उस समंदर की जो गहराई है उसको चीरते हुए ऐसे छोटी सी क्रैक पैदा हो गई। तो उससे क्या होती है, इस लावे से निकलने वाले जितने भी गैसेस है वो वहां से बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा भी लेकर आते हैं, उष्मा होती है, उसमें सल्फाइड्स होते हैं, नाइट्राइड्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। बराबर है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी प्रकार की गैसेस होती है। और उसी के वजह से जो गहरे समंदर है,
जहां पर इस प्रकार के कुछ वेंट्स वगैरह बन रहे हैं, वहां पे गर्म पानी के जो झरे होते हैं भाई साहब वो भी निकलते हैं, और साथ में यहाँ पे एक इकोसिस्टम भी बन जाता है। वो किस तरह से नजर आता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने देखे तो कुछ इस प्रकार के जो काला काला धुआं है भाई साहब यहां से निकलते हुए आपको नजर आएगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप इसे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है, काला काला धुआं निकल रहा है, देख पा रहे हो, देखो यहां से काला धुआं निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है। ये काला धुआं क्या है, ये सल्फाइड्स के होते हैं। और उसी तरह से हमने, अगर आपको याद आ रहा है, एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, किन किन लोगों को इसके बारे में अभी भी याद है, किन किन लोगों को ये केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है इसके बारे में याद है? क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है इसके बारे में? आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है। हमने ये पढ़े थे कि जो पादप होते हैं, जो स्वयंपोषी होते हैं, बराबर है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु है जिनके अंदर क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है जी? इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर भी ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं जी? ये होते हैं आपके स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रकार की, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें इस जो हाइड्रोवेंट से, हाइड्रोथर्मल वेंट जिसे बोलेंगे, इससे निकलने वाले जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल कर कर ये ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और हम सभी ने पढ़ा है कि जो खुद का खाना खुद बनाए उसे हम क्या बोलेंगे? स्वयंपोषी बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि गहरे सागर में जहां पे प्रकाश की किरण भी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर भी कुछ ऐसे जीवाणु है जो खुद का खाना खुद बना रहे। कैसे बना रहे हैं? वो बना रहे आपके केमोसिंथेटिक रिएक्शन से बना रहे। याद रहेगा सभी को? क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से? चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। बहुत बढ़िया। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य कौन सा होता है जी? बिल्कुल सही उत्तर है जी, इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन रहेगी ये। क्या करेगी? जितने भी खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें दोहरा ही नहीं है। चलो ये हम सभी को बताए। अरे एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, ऐसी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेल वॉल अगर हटा दे तो जो मटेरियल बचता है भाई साहब उसे क्या बोला जाता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? What is the jelly like substance inside a cell called? चलो ये इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए बिल्कुल दानिश सर का जी भी, सर का भी क्लास होने वाला है जी बिल्कुल। और आप सभी ने 1K लाइक जो है कंप्लीट कर दिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, चलो जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किए एक बार फिर से ठोक देंगे। चलो बताओ। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल? इसका आंसर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। चलो आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर? फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी। तांबे से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तांबे से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तांबा। तांबे से अधिक होती है आपकी जिंक होती है। क्या होती है?
जिंक होती है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर आपको पूछा जाता है भाई साहब कि यहाँ पे नोबल एलिमेंट्स माने कि मेटल कौन से है, तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? आपके इनर मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड द रिएक्शन पूछा गया है, आघात और प्रत्याघात कैसे होते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम, कौन सा नियम है जी? चलो बताओ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमने पढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। मुख्य कारक पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ, जी बिल्कुल, एसिड रेन। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? चलिए जी, आंसर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका आंसर रहेगा आपका कॉपर। क्या रहेगा? कॉपर रहेगा, तांबा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which acid is produced in the human stomach? Fast, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्या रहेगा? HCl। और उसी तरह से बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर भी आप इसी ऑप्शंस में से दे दोगे, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। सिम्बायोटिक जीवाणु को वातावरण की नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, वो किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, कि भाई साहब ओट्स में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वो मटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वही सिम्बायोटिक जीवाणु कौन सा है, उसका नाम क्या रहेगा जी? उसका नाम क्या रहेगा? कोई बता सकता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो कौन सा नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया माने कि जीवाणु जो इनमें पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार एपीओजीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। स्पीडोमीटर का उपयोग क्या है? तो ये कुड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एनी मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही रहेगा। और उसी तरह से ओडोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, ये भी आप भी लोग आंसर कर देंगे अभी के अभी। चलो यही ऑप्शन है आपके, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। ओडोमीटर का क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज होता है? चलिए जी फास्ट, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। ओडोमीटर का किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे ओडोमीटर को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है क्या? हवा में धूल मापोगे भाई साहब? हाँ, अब देखो यहां पे स्पीडोमीटर का इस्तेमाल तो हमने कर लिए ना। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल क्या है? वो गिनते हैं भाई साहब, रफ्तार गिनने का काम करता है। ओडोमीटर क्या करेगा? बहुत बढ़िया, ये क्या गिनेगा? देखो और भी है, ओडोमीटर हो गया, उसके बाद यूडोमीटर हो गया है। ये सभी डिवाइसेस में आपको अक्सर कंफ्यूज होता है, मुझे पता है। ओडोमीटर क्या करता है? ये डिस्टेंस माने कि दूरी नापने वाला डिवाइस है, बराबर है। और ऊ का मतलब क्या है? ऊ मतलब होता है ये वर्षा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? रेन गेज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? रेन गेज भी बोला जाता है जी। क्लियर है? तो तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्पीडोमीटर, बराबर है। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बिहार एपीओ 2012 और 1994 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप? वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? चलिए जी, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। अब देखो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गए, तो यहाँ पे ऑप्शन को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव माने कि हिंदी में बताओगे तो सी इसका आंसर आएगा, इंग्लिश में आपका ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे। 68 बीपीएससी 2022 में दिया गया क्वेश्चन है। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। टू डिटरमाइन द शार्पनेस ऑफ द साउंड, माने कि ध्वनि की अगर हमें तीक्ष्णता नापनी है भाई साहब,
निर्धारित किससे की जाती है? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? ये निर्धारित की जाती है, किससे की जाती है? स्पीड से, एम्पलीट्यूड से, वेवलेंथ से। यहां पे आप सभी लोगों ने आंसर गलत दे दिया है। जी बिल्कुल सही बात बोले, इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ अबाउ। किससे नापी जाती है? ये नापी जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी से नापी जाती है, ये नापी जाती है आपकी आवृत्ति से नापी जाती है। क्लियर है? चलिए, और हमने पढ़े हैं ना, देखो एम्पलीट्यूड जो लोग बोले उनको बोलूंगा कि साउंड की जो प्रबलता होती है, प्रबलता जो होती है जिसे हम लाउडनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाउडनेस बोलते हैं। इसके लिए जिम्मेदार आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। पर जब कभी भी तीक्ष्णता की बात होती है और श्रिलनेस या पिच की बात होती है तो उस टाइम पे आपका आंसर फ्रीक्वेंसी आएगा। क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज इन द रेडियोथेरेपी। चलो बताओ, अल्फा रेडिएशन जो होते हैं, अल्फा विकिरण जो होते हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाता है रेडिएशन में। चलो बताओ इसका आंसर क्या है? क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इनमें वो क्षमता नहीं होती है कि वो किसी भी मानव की त्वचा को भाई साहब भेद सके, किसी भी मानव त्वचा को वो भेज सके, वो इतनी क्षमता नहीं होती है। और इसीलिए जनरली रेडियोथेरेपी में हम गामा किरणों का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? गामा किरणों का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर आप देख पा रहे हो जो एक्सरे हुए हैं उनकी खोज किसने की थी? ये की थी रॉन्गटन जी ने की थी। और रॉन्गटन जी ने ये जो एक्सरे की खोज की थी, वो एक्सरे एक ऐसी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स के क्या है जी? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो आपके शरीर की त्वचा और मांस को भेद कर जाने की क्षमता रखती है। और इसी के कारण हमने ये भी पढ़े हैं कि ये एक्सरे जो होती है, ये इसके ऊपर ना ही किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का इसके ऊपर असर होता है, और ना ही किसी जो मैग्नेटिक हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, और ना ही इसका भी कोई असर होता है, असर नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2004-5 में। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया, 1.2 के लाइक हो गए हैं। हम जल्दी ही 1.5 के का टारगेट लाइव वाला कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक साथ लाइक कर देंगे ताकि 1.5 के लाइव का भी हमारा टारगेट आज पूरा हो जाए। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? लोलक की कालावधि किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, माने कि लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वो अगर बढ़ता है तो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बीपीएससी डीएसीओ 2021। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? द साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी लोग जो है अलग अलग दे रहे हैं जी। इसका आंसर अलग अलग दे रहे हैं। हमने पढ़े है कि जब कभी भी ध्वनि तरंगे रूप में चलती है तो भाई साहब ध्वनि क्या है जी? एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊर्जा का रूप अगर है तो इस माध्यम के कण कैसे होते हैं जी? चलो बताओ। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, ये नहीं होता है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिमेन स्टेशनरी। पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन बोला गया है तो यहाँ पे ये गलत हो गया है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रांसफर एनर्जी विदाउट लिविंग देयर एवरेज पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और उसी तरह से कुछ होमवर्क में आप सभी को दे रहा हूं, सभी लोग उस क्वेश्चन के होमवर्क जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ध्वनि इसकी सामान्य गति कितनी होती है। ये पहला होमवर्क आप सभी के लिए। ध्वनि
कौन सी प्रकार की तरंगे होती है? सेकंड क्वेश्चन, ध्वनि के ऊपर असर करने वाले कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं? इसके भी जो है सभी लोग आंसर कर देंगे। और उसी तरह से ध्वनि को कौन से प्रकार की तरंगे, तो हमने बोल लिए ध्वनि की सर्वाधिक गति कौन से माध्यम में होती है? ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। और इसके बाद जो है आपका मॉडर्न इंडिया माने कि जो आधुनिक भारत है उसका एक बहुत ही शानदार क्लास जो है अभी दानिश सर लेने वाले हैं। सभी लोग उस क्लास के ऊपर जाएंगे और अपनी तैयारी जो है और भी शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। और उसी तरह से और भी शानदार और जबरदस्त सेशन हमारे अभी चलने वाले हैं। सभी लोग जुड़े रहेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।